स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनोमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरिलियम। एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो बाकी लोगों से डिफरेंट हो, ऐसा बिहेवियर जो बाकी लोगों से डिफरेंट हो। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ, तो ऐसा बिहेवियर हमको देखना है जो बाकी लोगों से डिफरेंट रहेगा, और ऐसे बिहेवियर को हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। क्या बोलेंगे? एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एनोमलस बिहेवियर होता है वो नॉर्मली फर्स्ट वाला एलिमेंट शो करता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा वो क्या करेगा? एनोमलस बिहेवियर को शो करेगा। अब हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। पहले ग्रुप में से लिथियम शो करता है, दूसरे ग्रुप में से बेरिलियम शो करेगा, इसके बाद वाले जो हम लोग बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे उसमें बोरॉन शो करेगा, उसके बाद वाली जो कार्बन फैमिली रहेगी उसमें कार्बन शो करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है हर ग्रुप का पहला एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? ठीक है, तो सब अब एनोमलस बिहेवियर मतलब कैसा? तो बाकी सभी के सभी एलिमेंट जो होते हैं उनमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, लेकिन बेरिलियम में मेटालिक कैरेक्टर कम है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटालिक नेचर शो कर रहे हैं, लेकिन बेरिलियम जो रहेगा वो मेटालिक नेचर शो करने के बजाय वो नॉन मेटालिक नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बेरिलियम जो है वो बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। अब देखेंगे एनोमलस बिहेवियर शो करने के रीजंस क्या है। ठीक है, तो पहला रीजन होता है स्मॉल साइज। पहला रीजन होता है स्मॉल साइज। देखो, मेटल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ता है, और नॉन मेटल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। तो बाकी सब में से बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, और जब बेरिलियम का साइज सबसे छोटा रहेगा, इसका साइज जो रहेगा वो छोटा रहेगा, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, और जब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, और जब उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा। इसका मतलब बेरिलियम जो रहेगा वो मेटालिक कैरेक्टर कम शो करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बेरिलियम जो रहेगा वो बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो पहली जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो नेचर है कि ये नॉन मेटालिक नेचर शो करेगा, बाकी जो रहेंगे वो मेटालिक कैरेक्टर को शो करेंगे। ठीक है, अब इसका साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो पोलराइजेशन ज्यादा रहेगा, और जब पोलराइजेशन ज्यादा रहेगा तो सिंपल सी बात है कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो सपोज हमको पूछा गया कि हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड है और हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, और पूछा गया इन दोनों में से किस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है कि बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में से किस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम फजान रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अनायन जो है वो कॉमन है, यहाँ पे बेरिलियम +2 है और यहाँ पे मैग्नीशियम +2 है। तो बेरिलियम +2 का साइज छोटा है तो बेरिलियम +2 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा।
जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और जिसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे BeCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा और MgCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर कम रहेगा। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको फजान रूल को पढ़ना होगा, और ये फजान रूल हमने केमिकल बॉन्डिंग में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, हमने यहाँ पे, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बेरिलियम जो रहेगा वो बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट और कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, बेरिलियम जो है इसका पीरियड नंबर आता है 2, और पीरियड नंबर 2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो 4 रहेगा। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है जिनको m लिखता हूं, इनका पीरियड नंबर इज ग्रेटर देन 2, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो 6 रहेगा। यहाँ पे मैं जिस कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूँ ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे हम जिस कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस प्रकार से ये बेरिलियम जो रहेगा वो बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मन में डाउट आता है, यहाँ हमने लिखा लिथियम, यहाँ लिखा सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है, इस प्रकार से इसमें लिखते हैं बेरिलियम, यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीशियम, यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम। पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इसके प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के जैसे सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, लेकिन यहाँ पे जो बेरिलियम है वो इन सब से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो बेरिलियम है वो बाकी सब लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, और इस नेचर को हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। क्या बोलेंगे, एनामोलस बिहेवियर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करता है, तो इसका रीजन है यहाँ पे जो बेरिलियम है, जो पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट्स है, ये आता है 2s2 एंड 2p0। इसका मतलब इसके पास दो ही ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है। s के पास एक बॉक्स होता है और p के पास 3 बॉक्स होते हैं, तो इसके पास मैक्सिमम 4 बॉक्स पॉसिबल है, और इसके पास मैक्सिमम 4 बॉक्स पॉसिबल होने की वजह से ये मैक्सिमम 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैक्सिमम 4 रहेगा। लेकिन हम इनके पास देखेंगे तो यहाँ पे NS2 होता है, ये NP0 होता है और N-1D0 होता है। तो S के पास 1 ऑर्बिटल, P के पास 3 ऑर्बिटल और D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो इनके पास मैक्सिमम 6 ऑर्बिटल अवेलेबल हो सकते हैं, और इसीलिए बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका पीरियड नंबर 2 से ज्यादा है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। ठीक है, तो पीरियड नंबर 2 वाले के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, और जिनका पीरियड नंबर 2 से ज्यादा है उनके पास d ऑर्बिटल होता है, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो इस प्रकार का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो बाकी एलिमेंट 6 बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इसका रीजन ऐसा है, पीरियड नंबर 2 वाले एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन जिनका पीरियड नंबर 2 से ज्यादा है उनके पास d ऑर्बिटल होता है, और इसीलिए ये मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर जैसे आपने बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पॉसिबल है, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 पॉसिबल नहीं हो सकता है? हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बनाएगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड रहेंगे उन बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा रहेगा, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये वाले मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम होता है।
ठीक है, मैंने बोला है इनके पास d ऑर्बिटल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो ये 9 बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता, उसका रीजन है जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा होगा, जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा तो उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, और इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्योंकि आप बोलोगे सर ठीक है यहाँ पे 1 2 3 4 ही ऑर्बिटल खाली है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन इसके पास तो 1 और 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास 9 ऑर्बिटल खाली है। जब इसके पास 9 ऑर्बिटल खाली रहेंगे तो ये 9 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, तो 9 बॉन्ड बना सकता है, 8 बॉन्ड भी बना सकता है, 7 बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन उसमें बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है, उनका स्टेबिलिटी कम होता है, और इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यस देवर्स, आपने जो बोला वो सही है। मैग्नीशियम लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, तो यहाँ पे कैल्शियम के साथ सिमिलर कैसे, देखो ये सभी के सभी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। देखो जो ग्रुप सेम एलिमेंट, देखो कोई भी एलिमेंट जब सेम ग्रुप में आता है इसका मतलब उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे देवर्ष, और जब उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे तो उनके प्रॉपर्टीज भी सेम होने चाहिए, और होता भी है। लेकिन हर ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा होता है और उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ये दो वो रीजन है जिसके वजह से बाकी लोगों से वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबके प्रॉपर्टी सेम रहेंगे एक्सेप्ट फर्स्ट वन, तो इन सब के प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन इसके प्रॉपर्टी जो रहेंगे वो बाकी लोगों से डिफरेंट है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। यहाँ पे मैंने क्या बताया, एनामोलस बिहेवियर क्या है, बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो क्यों करता है। जिनका पीरियड नंबर 2 है वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही क्यों बनाते, उससे ज्यादा क्यों नहीं बनाते हैं। फिर मैंने ये बताया कि इनके पास 6 से ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये 6 से ज्यादा बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, वो 6 ही बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो ये जिनको समझ में आ गया है वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपने डाउट को। जो बात लास्ट लेक्चर में मैंने बोली थी कि ये 4 ही बॉन्ड बनाएंगे, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, उसका रीजन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो उस रीजन को मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ऐसा वो क्यों शो करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद इफ हम यहाँ पे बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम की, ठीक है, तो बेरिलियम जो है वो बाकी लोगों से डिफरेंट शो करता है, ओके, ठीक है। आफ्टर दैट बेरिलियम ऑक्साइड जो है, ये बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्टिविटी मतलब बहुत कम होता है, बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। यहाँ पे कौन था, लिथियम, यहाँ पे था सोडियम, यहाँ पे है बेरिलियम, यहाँ पे है मैग्नीशियम, यहाँ पे है लिथियम बेरिलियम बोरॉन, और यहाँ पे है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो हर ग्रुप का पहला एलिमेंट नेक्स्ट वाले ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप। उसी प्रकार से हर ग्रुप, इस ग्रुप का पहला एलिमेंट नेक्स्ट वाले ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, और इसको हम बोलेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। पहली बात, कौन से प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब कौन से प्रॉपर्टी बेरिलियम और एल्यूमिनियम में कॉमन रहेंगे। पहली बात, बेरिलियम जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है,
तो इसी प्रकार से एल्यूमिनियम जो रहेगा इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पॉसिबल है। जैसे बेरिलियम जो है ये OH के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो बेरिलियम OH/4 बना के ओवरऑल चार्ज -2 आता है। वैसे ही जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन OH के साथ करते हैं तो एल्यूमिनियम OH/4 बनाता है जिसके ऊपर -2 चार्ज है। तो यहाँ पे भी बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो रहेंगे वो सिमिलर टाइप के रिएक्शन शो करेंगे। सेकंड थिंग, सपोज मैंने बोला यहाँ पे बेरिलियम का रिएक्शन मैंने F-1 के साथ किया, मेरे पास यहाँ पे बेरिलियम +2 है। तो बेरिलियम जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हम यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ F यूज करेंगे। सो बेरिलियम F4 ओवरऑल चार्ज रहेगा -2। वैसे ही जब एल्यूमिनियम के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम जो रहेगा एल्यूमिनियम +3 ये F-1 के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे 4 मोल ऑफ F-1 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? What will be the charge? कैसे पता चलेगा? चार्ज पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज रहेगा, एक फ्लोरीन के ऊपर -1 है, 4 फ्लोरीन के ऊपर -4 रहेगा। +3 -4 लिखेंगे तो ये बन जाएगा -1। तो इस प्रकार से इसका ओवरऑल चार्ज जो रहेगा वो रहेगा -1। इन केस मैं लिखता हूं मेरे पास यहाँ पे Fe है जिसका ओवरऑल चार्ज +2 है और इसका रिएक्शन 6 मोल ऑफ Cl-1 के साथ होता है। तो यहाँ पे हमको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा FeCl/6, इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा? क्या बोला मैंने? Fe+2 का रिएक्शन 6 मोल ऑफ Cl-1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? Fe का चार्ज +2 है, Cl का चार्ज -6, तो ओवरऑल चार्ज रहेगा -4। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज हम कैसे पता करेंगे। ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो बेरिलियम है, ये बेरिलियम का जब क्लोराइड होता है ये BeCl2 होता है। दिस इज अ नॉर्मल मॉलिक्यूल। तो ये होता है बेरिलियम क्लोराइड और ये जो बेरिलियम क्लोराइड है ये पॉलीमरिक फॉर्म में होता है। ये कौन से फॉर्म में होता है? पॉलीमरिक फॉर्म में होता है। अब आप बोलोगे ये पॉलीमरिक फॉर्म कैसे बनाएगा? तो ये पॉलीमरिक फॉर्म जो रहेगा वो इस प्रकार से बनाएगा। यहाँ पे ये बेरिलियम, दिस इज 1 क्लोरीन, दिस इज 2nd क्लोरीन। यहाँ पे दूसरा बेरिलियम, दिस इज 1 क्लोरीन, दिस इज 2nd क्लोरीन। यहाँ पे तीसरा बेरिलियम, दिस इज 1 क्लोरीन एंड दिस इज 2nd क्लोरीन। इस प्रकार से। ठीक है। अब हम बात करेंगे तो हर क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है। तो जितने भी क्लोरीन यहाँ पे है हर क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर है। इसका मतलब ये वाला जो क्लोरीन है इट इज इलेक्ट्रॉन रिच क्लोरीन। दिस इलेक्ट्रॉन रिच क्लोरीन। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन क्या करता है, इस देखो अब मैंने पूछा यहाँ पे जो बेरिलियम है ये बेरिलियम इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ये जो बेरिलियम है वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कैसे पता चलेगा? इस बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाए हैं और 2 बॉन्ड के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और जब 2 बॉन्ड्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसका मतलब ये वाला जो बेरिलियम रहेगा इट विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा रहेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
तो इस बेरिलियम को, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज करने के लिए हर क्लोरीन जो रहेगा वो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इस बेरिलियम ने अब 4 बॉन्ड बनाए, 4 में से 2 बॉन्ड जो रहेंगे ये नॉर्मल बॉन्ड है और बचे हुए 2 जो बॉन्ड रहेंगे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो अब यहाँ का जो बेरिलियम है इसने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, 4 में से 2 बॉन्ड कोऑर्डिनेट है और 2 बॉन्ड नॉर्मल है। तो एक मोनोमर ने दूसरे मोनोमर के साथ बॉन्ड बनाया और यहाँ पे डाइमर बना दिया। उसके बाद यहाँ का जो क्लोरीन रहेगा इस बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला क्लोरीन जो रहेगा वो इस बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब इस बेरिलियम के टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? 4, और 4 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8, और जब 4 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे 8 तो ये वाला बेरिलियम अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बनेगा। तो ऐसे ही एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल ज्वाइंट होगा, 2 मॉलिक्यूल ज्वाइंट होंगे तो डाइमर बनाएंगे, डाइमर जो रहेगा वो तीसरे के साथ ज्वाइंट होगा तो ट्राइमर बनेगा, ट्राइमर चौथे के साथ बॉन्ड बनाएगा, चौथा पांचवें के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसे बॉन्ड बनाते जाएंगे और जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमरिक फॉर्म। क्या बोलेंगे? पॉलीमरिक फॉर्म। इस पॉलीमरिक फॉर्म में इस एक मॉलिक्यूल और इस दूसरे मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम किसने किया? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे हमारा एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा तीसरा मॉलिक्यूल है। तो इस एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम किसने किया? ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम किसने किया? इन दोनों मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम किसने किया? लोन पेयर ने। और ये लोन पेयर किसका है? क्लोरीन का। ये लोन पेयर किसका है? क्लोरीन का। तो इस क्लोरीन के लोन पेयर ने इन मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम किया है और जो क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम करता है उसको बोलते हैं ब्रिस्ट क्लोरीन। क्या बोलेंगे? ब्रिस्ट क्लोरीन। तो यहाँ पे जो क्लोरीन रहेंगे ये क्लोरीन किसका काम करेंगे? ब्रिस्ट क्लोरीन का काम करेंगे। ये जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे। ये मोनोमर से पॉलीमर क्यों बना ये जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे। ठीक है, जिनको नहीं समझा था उनको एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं। यहाँ का जो बेरिलियम था उसने 2 बॉन्ड बनाए थे, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था और इसीलिए एक मॉलिक्यूल के 2 क्लोरीन अपना एक लोन पेयर इसके साथ देंगे और इसके साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस क्लोरीन के बॉन्ड हो जाएंगे 4, तो इस क्लोरीन इस बेरिलियम के बॉन्ड हो जाएंगे 4, तो इस बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी निकल जाएगा। मतलब ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मोनोमर ये डाइमर बनेगा, इसके साथ तीसरा जुड़ेगा तो ट्राइमर बनेगा। ऐसे एक एक हम जोड़ते जाएंगे और जब बहुत सारे जोड़ेंगे तो ये पॉलीमर बनेगा। आप इधर से देखोगे तो 1 2 3 ही मोनोमर है तो ये ट्राइमर के जैसे दिखेगा और जब ऐसे बहुत सारे हम लिखते जाएंगे तो ये पॉलीमर के जैसे दिखेगा। क्लियर हुआ? पहले बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, पहले बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं महावीर। पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी जो रहेगा वो पहले से ज्यादा रहेगा, जो रहेगा वो पहले से ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये PeCl3 जो होता है ये पॉलीमरिक फॉर्म में होता है, जैसे ये PeCl3 पॉलीमरिक फॉर्म में होता है वैसे ही AlCl3 जो रहेगा ये डाइमर फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? डाइमर।
तो बेरिलियम का जो क्लोराइड होता है वो पॉलीमर बनाता है और एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड है वो ट्राइमर बनाता है। इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। और ये जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये हमने यूज किया था बेंजीन में, इसमें हमने यूज किया था बेंजीन में, ठीक है। तो बेंजीन में जो अल्काइलेशन रिएक्शन है, बेंजीन में जो अल्काइलेशन रिएक्शन है और जो असाइलेशन रिएक्शन है, इस असाइलेशन रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम किया था AlCl3 ने। तो इस AlCl3 को हमने बेंजीन में केमिकल रिएक्शन में यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली BeCl3 जो रहेगा वो रहेगा, ठीक है, ओके। लेकिन वहां पे जो AlCl3 था वो अनहाइड्रस फॉर्म में था और यहाँ पे भी ये अनहाइड्रस है क्योंकि हमने इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल को यूज नहीं किया है और इसीलिए ये जो रहेगा वो अनहाइड्रस है। देखो हम जब पॉलीमर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा लगता है कि इसके पास क्या, इसके पास क्या, तो हम चेन बढ़ाते जाएंगे तो जो टर्मिनल वाला रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा, जो टर्मिनल वाला जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा क्योंकि जब हम ये चेन बनाते जाएंगे तो कोई एक जो रहेगा वो टर्मिनल पे रहेगा और इसके साथ इस साइड में कोई प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए ये वाला जो रहेगा वो पहले भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा, लेकिन बाकी जो इधर रहेंगे वो पहले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे, अब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं रहेंगे। क्लियर है, ओके है। जिनको समझा है पॉलीमराइजेशन वाला पूरा वो हैंड रेज करेंगे, जिनको नहीं समझा है अपने डाउट्स लिख सकते हो। आई थिंक जिन लोगों ने भी डाउट्स चैट बॉक्स में लिखे थे मैंने उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। देवर्ष FeBeF2 जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है और इसीलिए हम उसको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ओनली 17 लोगों को समझ में आ गया ऐसा आप लोगों का कहना है, ठीक है। तो ये ओनली क्लोराइड के बारे में होता है, दिस इज पॉसिबल ओनली विद क्लोराइड, ठीक है। ओनली 17 लोगों को समझा है, हाँ, बाकी को नहीं समझा है और जिनको नहीं समझा है उन्होंने अपने डाउट्स भी नहीं पूछे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रिएक्शन को शो कर सकते हैं। सो दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। उसके बाद हमको देखना है कि ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स है वो किस प्रकार के कंपाउंड शो करते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट निकालना है स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ओके। अब देखेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप नंबर 2। उनमें से पहला जो कंपाउंड है इसको बोलेंगे CaO। क्या बोलेंगे? CaO। CaO जो होता है उसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका दूसरा जो नाम है वो आता है क्विकलाइन। इसका दूसरा जो नाम रहेगा वो क्विकलाइन, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो रहेगा वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी-कभी क्विकलाइन नाम से भी इसको यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है इसको प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं लाइमस्टोन को। इसको यूज करते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला आता है CaCO3। क्या आता है? CaCO3। ये जो CaCO3 है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कमर्शियली जाना जाता है लाइमस्टोन के नाम से। इसके नाम से लाइमस्टोन। इफ हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में।
इसमें कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, और इस प्रकार से हम कैल्शियम ऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन के हिसाब से हम कैल्शियम ऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाला, इट इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब CO2। जो CO2 होता है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए उसको यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे ये CO2 को एब्सॉर्ब कैसे करेगा, ये CO2 को एब्सॉर्ब कैसे करेगा? वो एब्सॉर्ब करता है तो उसमें क्या होता है, हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम CO2 के साथ करते हैं तो ये बन जाता है CaCO3। क्या बन जाता है? CaCO3। तो इस प्रकार से इफ थोड़ा सा भी कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से रिमूव करना है तो कुछ नहीं करने का, कैल्शियम ऑक्साइड को वहां पे थोड़ी देर रखने का। तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और CO2 के साथ रिएक्शन करके नया कंपाउंड बनाएगा। तो जितना भी वहां पे CO2 रहेगा वो CO2 इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका काम होता है CO2 को एब्सॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। साथ में इसको यूज करते हैं टू एब्सॉर्ब मॉइस्चर। जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे मैं मॉइस्चर का मतलब वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये जो CaO रहेगा इसका रिएक्शन जब H2O के साथ करेंगे तो ये H2CO2 ये बनाएगा CaOH/2। क्या बनाएगा? CaOH/2। तो इसीलिए CO2 और H2O इन दोनों को ये एब्सॉर्ब करता है। ये एब्सॉर्ब करने के बाद नया मॉलिक्यूल जनरेट करता है और इसीलिए हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये CaCO2 है क्या? CaCO2 जो रहेगा ये सॉलिड स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। लेकिन सॉलिड जो होता है उसको दो फॉर्म में हम क्लासिफाई करते हैं। एक सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो रहेगा ये एमॉर्फस सॉलिड होता है। इसका मतलब CaO के सॉलिड के स्ट्रक्चर में CaO के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो रहेगा वो इर्रेगुलर रहेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है जिस सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, और एमॉर्फस का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो रहेगा वो इर्रेगुलर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पार्टिकल का जो अरेंजमेंट रहेगा वो कैसा रहेगा? इर्रेगुलर रहेगा। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ बेस और एसिड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एसिड का काम करेगा या बेस का काम करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड जो रहेगा वो एसिड का काम करेगा या बेस का काम करेगा? मैंने आपको बोला था मेटल ऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर शो करते हैं नॉर्मली, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो रहेंगे वो एसिडिक नेचर शो करेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो मेटल है कि नॉन मेटल है? यहाँ पे जो कैल्शियम है ये मेटल है कि नॉन मेटल है? यहाँ पे जो कैल्शियम है ये मेटल है, और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड। और ये जो है ये बहुत ही सस्ता है, दिस इज चीपेस्ट। सबसे सस्ता बेस जो होता है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कैल्शियम ऑक्साइड। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7। दिस इज एक्स्ट्रा 8। जिनको समझा है वो हैंड रेज करेंगे, जिसको नहीं समझा है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे क्या समझ में नहीं आया।
ओनली 11, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। इसको ओनली 11 लोगों को समझा है 48 में से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH/2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, 6 में उसका अरेंजमेंट एमॉर्फस हुआ ना, यस। 6 में उसका अरेंजमेंट जो रहेगा वो एमॉर्फस रहेगा। देखो महावीर, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, उनको मैंने इस प्रकार से अरेंज किया। यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स है इनको मैंने इस प्रकार से अरेंज किया। तो आप मुझे बताओ महावीर, ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर है कि इररेगुलर है, डेफिनाइट है कि इनडेफिनाइट है? तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो एक लाइन में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेगुलर अरेंजमेंट। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऐसा करता हूँ, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल, 6 पार्टिकल, 7 पार्टिकल, 8 पार्टिकल, 9 पार्टिकल। तो अब यहाँ पे देखोगे तो सॉलिड पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर है, और यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट इररेगुलर है। तो जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इररेगुलर होता है उसको बोलते हैं एमॉर्फस, और जहाँ पे ये रेगुलर होता है उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन। तो ये CaO के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस प्रकार का रेगुलर स्ट्रक्चर शो नहीं करते हैं, वो इस प्रकार का इररेगुलर स्ट्रक्चर शो करते हैं, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो ये यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड के जैसा नेचर क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो पहला प्रिपरेशन मेथड क्या होगा इसका? पहला प्रिपरेशन मेथड क्या होगा, किस को यूज करके हम CaOH/2 को यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक प्रिपरेशन मेथड हमारे पास है। हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो ये CaOH/2 को बनाएगा। किसको बनाएगा? CaOH/2 को बनाएगा। दूसरा जो रिएक्शन होता है वो होता है CaCl2 का रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ करेंगे तो क्या होगा? इस रिएक्शन को मैं इधर परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा Ca अटैच टू क्लोरीन, और साथ में मैंने लिखा NaOH, और यहाँ पे लिखेंगे NaOH। अब NaOH जो है वो तो बेस है, ये जो NaOH है वो तो बेस है, और जब ये बेस रहेगा तो क्या देगा? OH- देगा। जब ये OH- देगा तो ये रहेगा OH-, ये Na+, ये रहेगा OH-, और ये रहेगा Na+। ये कैल्शियम और क्लोरीन जो है, कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, तो क्लोरीन जो रहेगा वो ये बॉन्ड तोड़ेगा, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस बॉन्ड को भी तोड़ेंगे, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे? मैच द पेयर करेंगे। ये वाला Cl यहाँ जाएगा, ये Cl यहाँ जाएगा, ये दोनों के दोनों OH जो रहेंगे वो यहाँ पे आएंगे, तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे मिलेगा CaOH/2 and 2 moles of NaCl। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया है, ठीक है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इट इज आल्सो एमॉर्फस सॉलिड, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा ये भी एमॉर्फस सॉलिड रहेगा। इसका जैसे यहाँ पे हमने CaO को क्या बोला था? क्विकलाइन। CaO को क्या बोला था हमने? क्विकलाइन। वैसे ही इसको कहा जाता है लाइम वाटर। क्या कहा जाता है? लाइम वाटर, या तो इसका दूसरा जो नाम रहेगा वो रहेगा मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। अब आप बोलोगे इसको मिल्क ऑफ लाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है ये मिल्क के जैसे स्ट्रक्चर शो करता है, सॉरी
मिल्क के जैसे कलर शो करता है, और मिल्क के जैसे कलर शो करने की वजह से हम इसको बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम। ये वाला जो है CaOH/2 इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल। देखो तीन प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है सोल्यूबल, दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनसोल्यूबल, और तीसरे मॉलिक्यूल होते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब होता है जो इजीली सोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल का मतलब होता है जो सोल्यूबल नहीं होगा। जो ज्यादा क्वांटिटी में सोल्यूबल होगा उसको बोलेंगे सोल्यूबल, जो सोल्यूबल नहीं होगा उसको बोलेंगे इनसोल्यूबल, और जो लेस क्वांटिटी में सोल्यूबल होता है, मतलब जितना अमाउंट हमने ऐड किया उसमें से कुछ अमाउंट जो रहेगा वो सोल्यूबल होगा और कुछ अमाउंट जो रहेगा वो इनसोल्यूबल रहेगा, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल। सो दिस इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। तो इसका वाटर के अंदर सोल्यूबल तो रहेगा, लेकिन उसका सोल्यूबिलिटी जो रहेगा ये बहुत कम रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है इसको यूज कहाँ करेंगे, क्वेश्चन ये आता है उसको यूज कहाँ करेंगे। तो इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं वाटर को प्योर करने के लिए, वाटर को प्योर करने के लिए। ये वाटर प्योर क्यों होता है? ये वाटर प्योर होता है क्लोरीनेशन की वजह से, इसके वजह से, क्लोरीनेशन की वजह से। आप बोलोगे सर पहले आपने बोला था ब्लीचिंग पाउडर वाटर को प्योर करेगा। यस, ब्लीचिंग पाउडर ही वाटर को प्योर करेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो होता है क्लोरीनेशन का, और क्लोरीनेशन प्रोसेस का मतलब होता है एडिशन ऑफ Cl2। क्लोरीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ Cl2। तो ये क्लोरीनेशन, ये Cl2 जो रहेगा वो इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करता है। कैसे? तो इम्प्योर वाटर का मतलब होता है वहां पे पैथोजेंस रहेंगे। इम्प्योर वाटर का मतलब होता है वहां पे पैथोजेंस रहेंगे। तो ये जो क्लोरीन होता है वो क्या करता है, उस पैथोजेन का सेल मेम्ब्रेन जो होता है, पैथोजेन का जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उस सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब भी किसी पैथोजेन का सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पैथोजेन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब ये पैथोजेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो इम्प्योर वाटर होता है वो प्योर वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर वाटर को प्योर करता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में जो प्रोसेस होता है वो क्लोरीनेशन का, जिसमें Cl2 गैस को ऐड करते हैं। ये Cl2 गैस पैथोजेन के सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है, पैथोजेन को डिस्ट्रॉय करता है, और इस प्रकार से इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। और ये करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को यूज करेंगे। अब आप बोलोगे ब्लीचिंग पाउडर और ये क्लोरीनेशन क्या है? ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये ही क्लोरीन को प्रोड्यूस करता है। ब्लीचिंग पाउडर जो रहेगा यही क्लोरीन को प्रोड्यूस करता है। उसका रिएक्शन मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है देवर्ष, मैं यहाँ पे रिएक्शन बताऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे और इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे। ठीक है, पहले हमको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो यहाँ हमको मिलता है CaOCl/2, साथ में मिलता है H2। तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये हमको मॉलिक्यूल मिला है, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा
Ca attached to O attached to Cl, O attached to Cl. So this is the structure of bleaching powder. So this is the structure of bleaching powder. ठीक है, कोई बात नहीं, स्टक हुआ है, आवाज आ रहा है, दैट्स सफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो क्या किया हमने, क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया। वीडियो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो गया, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएगा। नाउ क्लियर, ओके, ठीक है। तो पहले ब्लीचिंग पाउडर को बनाएंगे, और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया, उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, तो ये बना। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दिया हुआ है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब आप बोलोगे सर ये ब्लीचिंग पाउडर काम कैसे करेगा, ब्लीचिंग पाउडर काम कैसे करेगा? तो ये काम कुछ इस प्रकार से करेगा, CaOCl/2 इसका रिएक्शन H2O के साथ करते हैं। इसका रिएक्शन हम क्या करेंगे, H2O के साथ करेंगे, और इसका रिएक्शन जब हम H2O के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिएक्शन H2O के साथ करने के बाद हमको यहाँ पे, एक मिनट, इसका रिएक्शन H2O के साथ करेंगे। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो दो फॉर्म में आता है। पहला उसका एक फॉर्म होता है, और ये इसको इंटर कन्वर्ट करके Ca अटैच्ड टू O अटैच्ड टू Cl अटैच्ड टू Cl इसमें कन्वर्ट होता है। तो किसी बुक में ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया हुआ है, और किसी बुक में ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए हम इसके हिसाब से जाएंगे। भले ही टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला ये दिया हुआ है, लेकिन रियल में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है इस प्रकार से, इस प्रकार, और इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अभी के लिए ये जो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 इसका रिएक्शन H2O के साथ करते हैं। मतलब यहाँ पे जो ब्लीचिंग पाउडर है, जब इसको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और ये बनाता है CaOH/2। क्या बनाएगा, CaOH/2, और यहाँ पे ये क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा। और ये जो क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा, इस क्लोरीन गैस को क्लोरीनेशन करने के लिए यूज करते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर वाटर को प्योर करता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ये ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन करके Cl2 को रिलीज करता है, और ये Cl2 क्लोरीनेशन करता है, पैथोजेन के सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है, और इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करता है। तो ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से हम इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको बोला है यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन है, क्या दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा? यहाँ पे जो दो क्लोरीन है, क्या दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा? यस और नो? क्या दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा? यस और नो? इस मॉलिक्यूल में जो दो क्लोरीन है, क्या दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? एनीवन? तो यहाँ पे Ca अटैच टू O अटैच टू Cl अटैच टू Cl। ओके, अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ा। तो बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? ये कैल्शियम है, ये क्लोरीन है। कैल्शियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, सही है ना? तो यहाँ पे हमको जो बॉन्ड तोड़ना है वो क्लोरीन और कैल्शियम के बीच का।
तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इसीलिए हम बॉन्ड तोड़ने के टाइम पे हम Cl के ऊपर देंगे -1 और कैल्शियम के ऊपर देंगे +1। यहाँ पे जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, और इसीलिए जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से ये जो रहेगा, एक Cl के ऊपर -1 है और दूसरे के ऊपर +1 है। एक बात और, यहाँ पे जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था CaO Cl/2, ये एक ऑक्सीजन को रिलीज करता है और ये बनता है CaOCl2 +1 नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो इजीली इसमें कन्वर्ट होता है, एक ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और इस ऑक्सीजन के वजह से ये ब्लीचिंग पाउडर जो रहेगा वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। अब ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या होता है? ब्लीचिंग एजेंट का काम होता है जो कलर्ड मॉलिक्यूल है उस कलर्ड मॉलिक्यूल को कलरलेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। तो जो कलर्ड मॉलिक्यूल रहेगा उस कलर्ड मॉलिक्यूल को कलरलेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करता है ब्लीचिंग एजेंट। तो इस ब्लीचिंग एजेंट के ये जो ऑक्सीजन होता है नेसेंट ऑक्सीजन, इस नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से ये कलर्ड मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कलरलेस बन जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्लीचिंग एजेंट जो रहेगा वो क्या करेगा? काम करेगा। So this is about the calcium hydroxide. एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। If any doubts are there, then you can ask quickly. नो डाउट? ओके, चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।